चलिए जी, हमने मिट्टी तैयार कर ली, बीजों का चुनाव कर लिया, बीजों को रोप दिया, उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक डाल दिए और ये भी सुनिश्चित कर लिया कि इसको भरपूर पानी सिंचाई के द्वारा मिलता रहे। तो अब जो हमारी फसल है वो बढ़िया से पकनी चाहिए, है ना। पर ये क्या, ये कौन सा पौधा है? ये तो हमने नहीं लगाया था। तो ये जो पौधा है जो हमने नहीं लगाया है उसे कहते हैं खरपतवार या वीड। ये जो पौधे हैं वो हमारी लगाई गई फसल के हिस्से का पानी और पोषक तत्व दोनों की चोरी कर लेते हैं, साथ ही साथ जगह पे भी कब्जा कर लेते हैं। इन खरपतवारों का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। तो कृषि प्रणाली में किसान जो हैं अगला काम यही करते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण किस तरह होता है इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कृषि प्रणाली में अगले 2 चरण जो है कटाई और भंडारण, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि खरपतवार या वीड होता क्या है। खरपतवार वो अवांछनीय या फिर अनचाहे पौधे होते हैं जिन्हें हमने लगाया ही नहीं है और ये अपने आप उग आए हैं हमारी फसलों के बीच में। और ये जो पौधे होते हैं वो हमारी फसलों के हिस्से का पानी और पोषक तत्व भूमि से ले लेते हैं और साथ ही साथ ये हमारी फसलों की जगह भी ले लेते हैं। इसके कारण हमारी जो लगाई हुई फसल है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और तो और कुछ खरपतवार तो जहरीले भी होते हैं और इस वजह से वो हमारे लिए और हमारे पौधों और जानवरों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति से निपटा कैसे जाए? इस स्थिति से निपटने के लिए 2 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है परंपरागत तरीका और दूसरा होता है आधुनिक तरीका। परंपरागत विधि ये कहती है कि किसान अपने हाथों से या कुदाल जैसे किसी औजार का प्रयोग करके खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, पर इसमें बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो दूसरी विधि की तरफ चलते हैं जो कि है आधुनिक विधि। अब आधुनिक विधि में खरपतवार को रसायनों के द्वारा हटाया जाता है। तो कुछ रसायन होते हैं जिन्हें हम खरपतवार नाशक कहते हैं, उनका छिड़काव किया जाता है फसलों पर। और ये जो खरपतवार नाशक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ खरपतवारों पर ही असर करते हैं और हमारी जो फसल होती है वो एकदम सुरक्षित रहती है। लेकिन ये होते तो रसायन ही है, तो ये भी इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो जब भी किसान खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है अपने आप के बचाव के लिए। उन्हें मास्क लगाना होता है, ग्लव्स पहनने होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिससे खरपतवार नाशक जो हैं वो किसानों को नुकसान ना पहुँचाए। आमतौर पर जो गेहूँ या चावल जैसे अनाज होते हैं उनको पकने में 3 से 4 माह का समय लगता है। तो ये जो हमारी गेहूं की फसल है और चावल की फसल है ये पककर तैयार हो गई है। इतनी सारी मेहनत का अब फल मिलने वाला है। अब हमारे किसान भाई करेंगे कटाई या हार्वेस्टिंग। कटाई क्या होती है? फसलों के पूरी तरह से पककर तैयार होने के बाद में फसलों को काटना या उखाड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे ही कटाई या हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब इसके लिए भी 2 विधियां इस्तेमाल में आती हैं, एक परंपरागत और दूसरी आधुनिक। परंपरागत विधि में हंसी जैसा एक औजार होता है जिसकी मदद से किसान फसलों को काटते हैं। ये तरीका भी बहुत अधिक समय लेता है और इसमें भी मेहनत बहुत लगती है। अब कटाई तो हो गई, लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होता है। अभी हमें मड़ाई या थ्रेशिंग भी करनी है। अब मड़ाई क्या होती है? मड़ाई में जो अनाज के दाने हैं उनमें से भूसी को अलग कर दिया जाता है। भूसी वो जो अनाज के ऊपर एक आवरण होता है ना, उसको अलग किया जाता है। इसके लिए अनाज को ज़ोर ज़ोर से पटका जाता है। अब चलिए कटाई के और मड़ाई के कुछ आधुनिक तरीकों को भी देखते हैं। तो ये जो मशीन है इसे कहते हैं हार्वेस्टर। इस हार्वेस्टर की मदद से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बड़े बड़े खेतों की भी फसलों को काटा जा सकता है। और समय के साथ कुछ और आधुनिक यंत्र भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको कहते हैं कंबाइन। कंबाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 काम एक साथ होते हैं। एक तरफ कटाई हो रही है और साथ ही साथ मड़ाई यानी कि थ्रेशिंग का काम भी साथ में ही हो जाता है।
तो अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं तो ये जो मशीन है आपके लिए बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आपका कटाई और मड़ाई दोनों काम बढ़िया से कर देगी। लेकिन सभी लोगों के पास बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं, तो उन्हें हार्वेस्टर या कंबाइन ऐसे बड़े बड़े यंत्रों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो छोटे खेतों में हम जानते हैं कि परंपरागत विधि का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है, लेकिन मड़ाई के लिए फटकना या विनोइंग जो पद्धति होती है उसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं ये फटकना क्या होता है? इसमें हवा का प्रयोग करके जो अनाज है और भूसी है उसको अलग अलग किया जाता है। भारी अनाज नीचे गिर जाता है और जो हल्की भूसी है वो हवा के साथ उड़ जाती है। काटी गई फसल में जो अनाज होता है उसमें बहुत नमी होती है, तो अगर इसे बिना सूखा इस्तेमाल किया जाए तो ये खराब भी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें कीड़े और चूहों का खतरा भी होता है। तो फसलों का सही भंडारण या स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सबसे पहले किसान जो हैं वो अनाज को धूप में सुखाते हैं। उसके बाद बारी आती है इनके भंडारण या स्टोरेज की, तो इन्हें जूट के बोरों में रखा जाता है या फिर धातु के बर्तन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अनाज को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा ये जो बड़ी बड़ी बेलनाकार आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें कहते हैं साइलो या अन्न भंडार। इसके अंदर भी अनाज को रखा जाता है। ये जो साइलो हैं ये कीड़ों से और चूहों से हमारे अनाज को सुरक्षित रखते हैं। इन सभी के अलावा कई बार कीड़ों से बचाव के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, जिससे कि अनाज में कीड़े ना लगें और हमारे अनाज का भंडारण अच्छी तरह से किया जा सके। अनाज का भंडारण इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि अनाज उगाने में जो इतनी सारी मेहनत लगी है वो बेकार ना जाए। ये तो हुई फसलों से प्राप्त होने वाले भोजन की बात, लेकिन ये ना भूलें कि हमें कुछ भोजन पशुओं से भी प्राप्त होता है और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कृषि से प्राप्त होने वाला भोजन। किसान पशुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें रहने का स्थान देते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन ये सुनिश्चित करता है कि पशुओं से मिलने वाला भोजन हम तक अच्छी तरह से पहुंच पाए, जैसे कि दूध, अंडा और मछलियाँ आदि। तो इसकी कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ी जा रही है। यहाँ पर मुर्गी पालन का एक फार्म है जहाँ पर मुर्गियों को पाला जा रहा है, और समुद्र में भी कुछ मछली पकड़ते हुए मछुआरे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने जाना कि हमारे सामने जो भोजन की थाली आती है उसमें आने वाले अलग अलग पदार्थ, चाहे वो पशुओं से प्राप्त हों या फिर कृषि आधारित हों, उनके उत्पादन में कितनी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है।